तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, हम जो है कल के क्लास में ये बात कर रहे थे कि भाई क्या होता है जब आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई थी कि जब भी कभी आप किसी चार्ज क्यू को किसी रफ्तार v से फेंकते हैं और मान लीजिए जहाँ कहीं भी आप उसको देख रहे हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता है Q इंटू में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक, समझ में आया बात? ठीक है, ये लगता है। अब हम देखने जा रहे हैं और V क्रॉस B का डायरेक्शन से हमने निकाल लिया था कि भाई इस केस में फॉर एग्जांपल V क्रॉस B ऊपर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। हमने ये भी देखा था कि अगर Q पॉजिटिव है, ठीक, तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के अलोंग लगेगा, और अगर Q नेगेटिव है तो फिर फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के अपोजिट लगेगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक, समझ में? हमने ये भी देखा कि भाई साहब जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ठीक, फिर उसके बाद आज हम की क्लास में हमने देखना शुरू किया कि क्या होता है जब हम एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं। तो देखो पहली कैटेगरी का सवाल तो डायरेक्ट यहाँ से होता है कि भाई साहब आपको V की वैल्यू देते हैं, B की वैल्यू देते हैं, बता दें फोर्स बताओ, या फिर V और B देते हैं, एंगल देते हैं, फोर्स बताओ। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा इलस्ट्रेशन देखिए। ठीक है, जिससे क्लियरिटी आ जाए कि मान लो एक चार्ज है 2 कूलम्स का, कितने कूलम्स का? 2 कूलम्स का। उसको किसी एरिया में फेंका जहां मैग्नेटिक फील्ड थी 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप, और वेलोसिटी वेक्टर था उसका 9I कैप प्लस 7J कैप प्लस 2K कैप। ठीक, समझ में? बताओ कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं और 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। ये एक सवाल छोटा सा इलस्ट्रेशन करके देखिए। ठीक, अच्छा, कुछ और बहुत बेसिक बातें समझिए। ठीक, यहीं से जुड़े थे। हम देखने जा रहे थे कि क्या होता है जब आप चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं। तो मैंने कहा था 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला कि भाई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंक लो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो। तो इस कंडीशन में किसी किस्म का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। इस किस्म में सुरेंद्र भैया कहाँ जा रहे हैं? बाइक है। तो बाइक कैसे लाएंगे? ये बंद हो जाएगा तो बैठ जाएगा। चलिए, हाँ, तो चलिए ध्यान से। तो मैग्नेटिक फील्ड को या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकें। तो इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है या अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता था? जीरो। क्यों जीरो लगता है? क्योंकि फॉर्मूला में पता है आपको QV sin थीटा हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0। ठीक, अब हम अगला केस देखने जा रहे हैं कि क्या होता है जब आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकते हैं। कौन से डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कॉपी में हम डाल दें चार्ज पार्टिकल thrown in uniform magnetic field. Charge particle thrown in uniform magnetic field. Charge particle thrown in uniform magnetic field. ठीक, charge particle thrown in uniform magnetic field perpendicular to it.
परपेंडिकुलर टू इट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम देखने जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल थ्रोन इन यूनिफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, मतलब इस केस में ठीक जो वेलोसिटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो बनाते हैं। तो मान लो सोचो ये कोई एरिया है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में। ठीक, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है B, चार्ज है Q, वेलोसिटी है V, मान लो मास ऑफ चार्ज है M। ठीक, ये कुछ चीजें हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो कि मान लो तुमने चार्ज पार्टिकल को इसमें फेंका, तो ऐसा हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में कहीं अंदर हो और आपने उसको भी वेलोसिटी दे दी हो। ऐसा हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल इसमें कहाँ से एंटर करे, बाहर से एंटर करे। ठीक, दो ही चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि भाई साहब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पहले से रखा हो, ठीक, अंदर की तरफ, और फिर आपने उस चार्ज पार्टिकल को रफ्तार दे दी हुई। ऐसा हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ से एंटर करे, बाहर से एंटर करे। तो पहले समझते हैं दोनों में कॉमन क्या है और दोनों में अलग क्या है। तो मान लो मैंने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल लिया Q, ये हमारा चार्ज Q, और इसको इस डायरेक्शन में रफ्तार दे दी कितनी, v, इस डायरेक्शन में रफ्तार दे दी कितनी, v। तो जैसे ही मैं चार्ज पार्टिकल को रफ्तार v देता हूं, जैसे ही चार्ज पार्टिकल को रफ्तार v देता हूं, तो देखो क्या होगा, सुनो भाई, चार्ज पार्टिकल को आपने रफ्तार दिया भी, मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। देख लो, फटीचर बैंक ऑफ इंडिया, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक, अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहाँ लगता, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगता, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक, इसकी वजह से ये चार्ज गोल घूम जाएगा। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। देखो कुछ चीज़ें बहुत छोटी छोटी समझा, ठीक है। आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी की किस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कल को बाई चांस मैं आपसे बोल दूँ कि चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे चला दिया, ये है कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कुछ नहीं, जिस डायरेक्शन में चार्ज है उस डायरेक्शन में सिलेंडर को रखो। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ। फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहाँ लगा देते, नीचे की तरफ। समझ में आएगा। चलो एक खुद से बताओ जल्दी से, मान लिया चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में फेंका है, चलो बताओ फोर्स कहाँ लगेगा जल्दी। भाई नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फेंका है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, ठीक समझ में। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस केस में फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक
समझ में आया? तो सबसे पहला काम जब भी कभी इस तरह की कोई भी बात पूछी जाए कि आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे फेंका है, तो सबसे पहले फोर्स निकालने आना चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? 90 डिग्री का केस हो, चुपचाप अपने फिंगर्स को स्ट्रेट करो। समझ में आया? ये है चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है फोर्स F, मैग्नेटिक फील्ड B, चार्ज इधर जाए उधर करंट मान, ठीक? समझ में आया? तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इसका उल्टा। तो जब भी कभी नेगेटिव चार्ज फेंका जाए तो जिधर ये जा रहा है चार्ज, उधर पॉजिटिव चार्ज मानते हुए फोर्स निकाल लो और फाइनली डायरेक्शन उल्टा कर देना। समझ में क्या करना है? जैसे इस केस में ये नेगेटिव चार्ज था, इधर जा रहा था, फील्ड नीचे था, तो अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो फोर्स कहाँ लगता? ऊपर। क्योंकि नेगेटिव के लिए निकालना है तो फोर्स कहाँ लगा दिया? नीचे, ठीक? जब भी कभी सवाल आए तो सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन के साथ क्या रहें? कंफर्टेबल रहें। इस केस में देखो चार्ज पार्टिकल बाहर से इंटर कर रहा है एज यूजुअल, करंट के मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, फोर्स फील्ड कहाँ है? नीचे की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, ठीक? समझ में आया? तो एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में आ गई कि भाई साहब जब भी कभी एक चार्ज पार्टिकल आप मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराएंगे, जब भी कभी आप चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कराएंगे? इंटर कराएंगे, तो जैसे मैंने बोला कि आपने v वेलोसिटी दी किसी भी चार्ज q, तो उस पर फोर्स लगेगा कहाँ? ऊपर की तरफ। अब तुम खुद ही सोचो, फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो क्या ये घूम जाएगा? क्या होगा? घूम जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो वो क्या कर जाता है? घूम जाता है। तो जिसकी वजह से ये चार्ज क्या होगा? गोल घूम जाएगा। तुम खुद ही सोचो, चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ठीक, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन, ठीक? यानी इसमें लगातार फोर्स लगता रहेगा और ये चार्ज गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, ठीक? तो देखो सबसे पहली चीज हमको क्या क्या निकालनी है? हमको निकालना है अगर ये गोल घूम रहा है तो इस गोले का रेडियस कितना है, ठीक? हमको ये निकालना है कि भाई इसमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। हमको ये निकालना है कि गोला पूरा करने में समय कितना लगेगा, यानी टाइम पीरियड कितना लगेगा। टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाएगी। हमको जनरली इन चार चीज़ों पर विचार करना है, ठीक? समझ में आया? तो हम एक एक करके बात करते हैं सबसे, ठीक? समझ में आया? तो हम मान रहे हैं, सुन रहे ध्यान से फिर से, कि चार्ज पार्टिकल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में अंदर कहीं से फेंका है। कहाँ से फेंका है? अंदर कहीं से फेंका है। अंदर कहीं से फेंकोगे तो फायदा ये होगा कि गोला बन जाएगा। इमेजिन करो जब तुम बाहर से फेंकोगे तो ये गोल घूम के आएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, तब गोला नहीं बनता, ठीक? अंदर और बाहर फेंकने में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब तुम अंदर से फेंकोगे तो गोला पूरा बनेगा और बाहर से फेंकोगे तो गोला पूरा नहीं बनेगा। भाई गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा, बाहर निकल गया, ठीक? तो दोनों में अंतर है, ठीक है? बाहर से फेंकने में और अंदर से फेंकने में, ठीक? समझना है? तो पहला पॉइंट लिखे, अगर हम चार्ज पार्टिकल को बाहर से फेंकते हैं, अगर हम चार्ज पार्टिकल को बाहर से फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इफ यू थ्रो अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देन circle is not completed. Then circle is not completed. अगला पॉइंट लिखें, if a charge particle is thrown, yes, if a charge particle is moved inside the uniform magnetic field perpendicular to it, then the charge particle feels, ये आपकी रफ्तार, then the charge particle feels a magnetic force in a direction perpendicular to velocity. Then the charge particle feels a magnetic field in a direction perpendicular to velocity.
भाई अगर हम चार्ज पार्टिकल को फेंके मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स महसूस करता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, अगला पॉइंट लेंगे, दिमाग में पहले क्लियर कर लें कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो चार्ज को क्या करेगा, घुमा देगा। कैसे घुमाएगा, गोल। तो लिखें दिस परपेंडिकुलर फोर्स acts as an centripetal force। ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से ये चार्ज गोल घूम जाता है, जिसकी वजह से ये चार्ज गोल घूम जाता है। this force acts as an centripetal force। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। ठीक, समझ में आया? तो चलो एक चीज बहुत ध्यान से देखो। ठीक, देखो ध्यान से, आपने चार्ज पार्टिकल को फेंका तो अब ये एक बढ़िया सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा, एक बढ़िया सर्कल बन गया। ठीक, तो भाई साहब आपने वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। हम मान लेते हैं सर्कल का रेडियस कितना है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया चार्ज की रफ्तार v, ठीक, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बाय मैग्नीट्यूड वाइज, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q v b sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर फेंका है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर फेंका है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ठीक, इस v से ये 2 का बढ़ जाएगा, ठीक, sin 90 का वैल्यू 1, ठीक। तो r इक्वल्स टू आ गया mv बाई में b, mv बाई में b। ठीक, एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, कि जो गोले का रेडियस है वो कितना होगा, mv बाई dq। मैं फिर से जोर दे रहा हूँ कि गोला कंप्लीट तभी बनेगा जब गोला कंप्लीट तभी बनेगा जब क्या हो, वो अंदर से देखा जाए। बाहर से देखोगे तो कभी भी गोला पूरा नहीं होता है। ठीक, बाहर से देखने पे क्या होगा, बात करते हैं। ठीक, अब ये चीज देख के मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब जितनी ज्यादा रफ्तार दोगे गोले का रेडियस उतना ज्यादा बनेगा। क्लियरली समझ लें कि भाई साहब वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, समझ में? यानी कि सेम चार्ज लो, सुन लो ध्यान से, सेम चार्ज लो, पहले धीरे फेंको तो छोटा गोला, तेज फेंको तो बड़ा गोला। कम वेलोसिटी वाला एक चार्ज लिया तुमने, एक रफ्तार v1 से फेंका तो गोला ये बना, रफ्तार बढ़ा दी तो गोला ये बना। ठीक, आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसका रेडियस बड़ा है। ठीक, समझ में? तो ये तभी संभव है जब v2 बड़ा हो किससे, v1 से। छोटे गोले के लिए कम वेलोसिटी, बड़े गोले के लिए बड़ी वेलोसिटी। ये चीज याद रखें, पहला फॉर्मूला। ठीक, अच्छा अब सुने ध्यान से, कई बार एग्जाम्स में ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। ठीक, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और हो सकता है, r इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी के लिए क्या लिखा, मोमेंटम बाई में कितना, bq, बाई में कितना, bq। ठीक, अच्छा जी, याद करो जो मोमेंटम होता है वो होता है अंडर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, अंडर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, बाई में कितना, bq, बाई में कितना, bq। ठीक, समझ में आई बात? अब सोचो ध्यान से, यहाँ से शुरू होता है असली खेल। भाई चार्ज पार्टिकल को मान लो तुमने काइनेटिक एनर्जी दी। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर चार्ज को काइनेटिक एनर्जी दी है, ठीक, तो ऐसा तो नहीं हाथ से फेंका होगा। भाई चार्ज को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में आपको बोलते हैं कि एक चार्ज है उसको v वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया, या बोल दो एक चार्ज है उसको मैंने
10 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया, 2 कूलम का चार्ज है, तो बताओ उसको एनर्जी कितनी मिली? 10 × 2 20 जूल, 10 × 2 20। तो एग्जाम में वो बोलते हैं कि भाई एक चार्ज था, ठीक है, समझ में, जिसको आपने V वोल्ट का पोटेंशियल दिया। कितने वोल्ट का पोटेंशियल दिया? V वोल्ट का। तो अगर आप उसको V वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे हैं, V को मैं प्रॉपर ऐसे बना रहा हूं, ठीक, V वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे हैं, तो उसकी एनर्जी को कैसे लिखोगे? V × में Q, ये क्या हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो असल सवालों में, ठीक है, आप क्या लिखते हैं जल्दी से बोल दो, √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास की जगह क्या लिखते हैं? 2 काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इनटू में V इनटू में M बाई में कितना? BQ, बाई में कितना? BQ। अब की बार B याद रखें, वेलोसिटी नहीं, बल्कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। V रफ्तार ना होकर के क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, अब आप खुद ही सोचें, √Q से ये मर जाएगा, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा सही से लिखा जाएगा। 1/v √2Vm बाई में Q, 2Vm बाई में Q। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूँ, देख लें। R = है mv/bq, mv की जगह T बाई में bq, b बाई में bq, T की जगह लिखा मैंने ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास बाई में bq, और इसी फॉर्मूले को लिख दिया मैंने √2 Vm बाई में Q मल्टीप्लाइड बाई रूट के बाहर 1/v। ये याद रखें, ये रटा हुआ होना चाहिए, स्पेशली आखिरी बार, ठीक, समझ में? इस पर बेस बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। कैसे सवाल आते हैं देखें। एक बार मुझे याद है कि सर पूछा गया क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में पूछा उन्होंने, क्या पूछा इसको नोट डाउन कर लें एक बार, ठीक। एक बार उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा सुने। उन्होंने पूछा कि एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन यानी E पॉजिटिव 1, ठीक, एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, ठीक। 3 चीजें, अल्फा पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन लिया और ड्यूटेरियम का क्या लिया? न्यूक्लियस लिया, और उनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया परपेंडिकुलर। आपको बोला गया इनके रेडियस का रेशियो होता है, रेडियस का रेशियो होता है मतलब R of alpha is to radius of proton is to radius of deuterium nucleus। इनका क्या पता है? रेशियो होता है, ठीक है। इनको क्या किया गया है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस से इनको क्या करा गया? सेम पोटेंशियल डिफरेंस से सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया गया, ठीक। आप सब लोग बताओ रेशियो, ठीक, समझ में? R alpha is to RP is to RT, ठीक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है। सवाल समझ में आ गया होगा आपको, आपके स्क्रीन पॉज करके पुरानी चीजें नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है, आपको पता है, हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मतलब चार्ज +2 और मास 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, समझ में? चलो, प्रोटॉन क्या होता है? चार्ज +1 मास +1, ये तो कोई बात ही नहीं, ठीक, समझ में आया? अच्छा, ड्यूटेरियम क्या होता है? मान लीजिए ड्यूटेरियम को सिंबलाइज कर देता हूँ ड्यूटेरियम से, तो ड्यूटेरियम के लिए क्या लिखेंगे हम, ठीक, समझ में? ठीक, हीलियम, ये मैंने क्या लिखा था? +2 और मास 4। ड्यूटेरियम क्या होता है? भाई न्यूक्लियस है तो चार्ज इस पे +1 और इसका जो मास होता है वो कितना होता है? 2। मास होता है कितना होता है? 2। तो अब ये 3 चीजें हैं, मुझे इनके रेडियस का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का रेडियस देखो, ठीक। अल्फा पार्टिकल का रेडियस देखो तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बोलो,
Vm by Q, Vm by Q, where V is potential difference, M is mass, Q is charge. तो अल्फा के लिए बोलो क्या लिखोगे? 1 by V, मैग्नेटिक फील्ड मान लो V है, 2 V मास, मास कितना है 4, मास कितना है 4, डिवाइडेड बाय Q, चार्ज कितना है 2 ने 2 को मार दिया, क्या आया 1 by V स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक, चलो हम बात करते हैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला वही 1 by V स्क्वायर रूट ऑफ 2 पोटेंशियल है V इनटू में मास, प्रोटॉन का मास तो 1 ही होता है तो 1 ही छोड़ दो, डिवाइडेड बाय कितना चार्ज, चार्ज कितना है 1, चार्ज कितना है 1 तो 1 खत्म। अब बात करते हैं किसके लिए? ड्यूटेरियम के लिए क्या लिखेंगे 1 by V स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V इनटू में मास, मास कितना है इसका 2, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज कितना, यानी कि ये भी कितना हो गया 2 into 2 4, दैट इज 1 by V स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक, अब आपको इनका क्या लेना है, रेशियो लेना है। अब रेशियो लेंगे तो बी मर जाएगा, बी मर जाएगा, क्या रेशियो आया स्क्वायर रूट ऑफ 4:1:4, स्क्वायर रूट ऑफ 4:1:4, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2:1:2, स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक, ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ठीक है, ये आपको करने आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक, ये छोटा सा सवाल है, ये आ गया आंसर, ये हो गया रेडियस का रेशियो, दैट इज r अल्फा इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक, ये रेशियो आ गया, बहुत बेसिक का सवाल है। ठीक, समझ में आई बात? तो पहली चीज तो हमने निकाल ली रेडियस। ठीक, रेडियस का फॉर्मूला क्या आया, रेडियस का फॉर्मूला आया mv by dq, where v is velocity, या फिर p by dq, ये उतना काम में नहीं आता, या फिर √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास बाई में bq, या फिर 1 by v, ठीक, इनटू में जल्दी बोल दो 2 इनटू में v इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मास बाई q। ये फॉर्मूला, ये आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार कहना, ये रेडियस का फॉर्मूला है। हमने ये भी सीख लिया कि भाई चार्ज पार्टिकल को धीरे फेंकोगे तो छोटा गोला बनेगा, तेज फेंकोगे तो बड़ा गोला बनेगा। अच्छा, चलो रेडियस तो पता चल गया। अब अगली चीज निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, गोला काटने में भी आ गया समय, गोला काटने में चली गई दूरी 2π डिवाइडेड बाई, यही हुआ टाइम पीरियड, यानी कि 2π, r की वैल्यू कितनी mv by dq डिवाइडेड बाई v ने v को मार दिया, यानी क्या बचा 2πm by dq। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। ठीक, टाइम पीरियड का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक, अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखें, अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि भाई साहब टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या है, चाहे धीरे फेंको या तेज फेंको, गोला पूरा करने में समय उतना ही लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए, ठीक, कि टाइम पीरियड का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आया? टाइम पीरियड का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा ले, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, समझ में आया? अच्छा भाई, मुझे फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, यानी
बी क्यू वाई में 2 पाई, बी क्यू वाई में 2 पाई एम। ठीक, ये हो गया किसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक, तो ये तीन बातें हमने देखी कि क्या होता है जब चार्ज पार्टिकल बाहर से अंदर कहीं से आप छोड़ देते हैं तो गोला गोला बन सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या कि टाइम पीरियड ये होगा, ठीक, फ्रीक्वेंसी ये होगी। ठीक, तीनों बातें जरा नोट डाउन कर लें अच्छे से। ठीक, फिर कुछ और बातें करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज बात करूँ तो देखो तुमको समझ में आ रहा कि इमेजिन करो से मैं बोल दूँ ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो अगर आप थोड़ा सा एक्सेस वाइज एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई साहब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो जेड एक्सिस की तरफ था, जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक, समझ में आया? लेकिन जिस प्लेन में बॉडी घूम रही है वो कौन सी है, एक्स वाली, वो कौन सी है, एक्स वाली। ठीक, एक चीज अपने दिमाग में हमेशा बैठा लें कि जब भी कभी चार्ज पार्टिकल घूमेगा, ठीक, तो हमेशा उस प्लेन में घूमेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जेड एक्सिस पे था तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम गया। मैग्नेटिक फील्ड मान लिया एक्स की पे होता इस तरीके से तो चार्ज ऐसे बनता, मे बी क्लॉक मे बी एंटी क्लॉक। चार्ज इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती तो चार्ज ऐसे बनता, मे बी क्लॉक मे बी एंटी क्लॉक। एक इंपॉर्टेंट बात अच्छे से लिखा लें, चार्ज पार्टिकल हमेशा लिख लेंगे, चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रोटेट्स in a direction perpendicular to magnetic field, in a direction perpendicular to magnetic field। ठीक, समझ में आया? इस केस में ध्यान से देखो, ठीक, इस केस में ध्यान से देखो तो चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। समझ में आया? हमेशा याद रखें कि अगर चार्ज को आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका है, कैसे फेंका है, परपेंडिकुलर फेंका है, तो चार्ज पार्टिकल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में घूमता है। ठीक है, समझ में? चार्ज पार्टिकल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाले प्लेन में घूमता है। ठीक, समझ में? ठीक, समझ में नहीं आया? चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है जब आप चार्ज पार्टिकल को बाहर से एंटर कराते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, ठीक है, समझ में? देखो ध्यान से, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आगे पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझने की कोशिश करो, हम देखने जा रहे हैं बाहर से। अब इमेजिन करो, मान लो सोचो चार्ज पार्टिकल तुमने घुमाया बिल्कुल ऐसे सीधा, तो वो गोल घूमेगा। ठीक, तो गोल घुमा, भाई फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की तरफ, गोल घुमा 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 और बिल्कुल ऐसे निकल गया। तो ऐसा हो सकता है कि सेमी सर्कल बने, ऐसा हो सकता है कि सेमी सर्कल बने, लेकिन हमेशा सेमी सर्कल बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई ऐसा भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही दूर तक हो। ठीक, भाई चार्ज पार्टिकल